नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के मन की। चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मिशन चंद्रयान नए भारत के स्पिरिट का प्रतीक है। अगली जानकारी आपको देंगे महिमा सिंह कंवर। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी जो कि B20 से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के बिजनेस मंत्र की जुड़ी हुई खबर मैं आपको बताऊंगी। और तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जनधन योजना की, जिसके 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में किस तरीके से प्रगति हुई और किस तरीके से आम जनमानस को इससे जोड़ा गया है, तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। नमस्कार, मैं आपको बताऊंगा बिहार में किस तरह से बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सुपौल समेत कोसी नदी का दरअसल लगातार असर कई इलाकों में देखा जा रहा है। हजारों की आबादी त्रस्त है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे उससे पहले एक बड़ी खबर के लिए पूजा का रुख करेंगे। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने फिर से एक बार देशवासियों को संबोधित किया। और पीएम मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र यहां पर भी किया और एक बार फिर से कहा कि मिशन चंद्रयान भारत के स्पिरिट का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। जो हमारा नया इंडिया है वो जीतना जानता है। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा अभियान सफल रहा। साथ ही खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ इस दौरान में की पीएम मोदी ने। क्यों हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। देखिए, मन की बात कार्यक्रम का 104वां एपिसोड प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में देशवासियों के अलावा बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को उन्होंने सुना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
हरिद्वार पहुंचे, उत्तराखंड पहुंचे और ऐसे में देखिए कार्यक्रम से वो जुड़े। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी मन की बात कार्यक्रम गुवाहाटी में सुनी। इसके अलावा लखनऊ की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री के मन की बात फिलहाल सुनी है। ये चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात का 104वां एपिसोड था और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जिक्र किया और यहाँ पर कहा कि युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई नई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में पूरे देश में आज प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई। और अब बात B20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बिजनेस 20 सम्मेलन को संबोधित किया। 55 देशों के बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है। आप सभी बिजनेस लीडर्स ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। ये एक फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जो हमारी सोसाइटी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस सेलिब्रेट करता है और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। ये सेलिब्रेशन है चंद्रयान का चंद्रमा पर पहुंचने का। आप सभी बिजनेस लीडर्स एक ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। भारत में हर साल आने वाला लंबा फेस्टिवल सीजन एक तरह से प्रीपोन हो गया है। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। सौ साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण में भारत का अहम स्थान है और इसके लिए ग्लोबल बिजनेस को अपनी रिस्पांसिबिलिटी आगे बढ़ाकर और आगे बढ़कर के हम सबको मिलकर के उठानी होगी। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 डिबेट और डायलॉग का एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है। इसलिए जब इस मंच पर हम ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं तब सस्टेनेबिलिटी बहुत अहम विषय है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 9 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 9 सालों के दौरान इस योजना के जरिए सरकार देश के वंचित तबके को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही। साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का या इसके जरिए भी लगातार लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ऐसे लोगों को बेसिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था जिनकी पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी। इसमें जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले गए। इसके साथ ही निःशुल्क डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट आदि की सुविधा भी दी जाती है। वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक पिछले 9 साल में इस योजना के तहत 50 करोड़ लगभग 9 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
हर साल औसत रूप से 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ जनधन खाते खोले जा रहे हैं। सरकार की कोशिश ये थी कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है उसका लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, और इसी के लिए सरकार की कोशिश थी कि बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए, जनधन खाते खोले जाएं, और 9 साल पूरे होने के साथ साथ देश में 50 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे इन जनधन खातों के जरिए इन लोगों को मिल रहा है। जीरो बैलेंस पर ही खाते खोले गए थे। और देखिए, इस वक्त देश के कई राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश के कहर से परेशान हो चुके हैं। कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं, तो कई जगहों पर जलस्तर बढ़ने से बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है। बिहार के सहरसा में बाढ़ का भयानक रूप देखने को मिला। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहरसा में पुराना बांध तक बह गया। पश्चिम चंपारण की बात करें तो वहां पर बाढ़ से फसलें तबाह हो गई। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर लेवल बढ़ने के बाद कई इलाके डूब गए हैं। कानपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी गंगा नदी उफान पर है और यहाँ पर भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोग परेशान हो चुके हैं। बाढ़ बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जनता को त्रस्त कर दिया है। ये 4 तस्वीरें बिहार से लेकर आप असम तक देखिए। सहरसा बिहार की तस्वीर, गुवाहाटी असम की तस्वीर, कानपुर उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद यूपी, पश्चिमी चंपारण बिहार, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख पाएंगे कैसे लोग परेशान हो चुके हैं। बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार देश का एक ऐसा राज्य जो हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। एक बार फिर उत्तरी बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरभंगा से मोतिहारी तक जनता मुसीबत की मार से परेशान है और ऐसे में कोसी एक बार फिर बिहार के लिए काल बनकर सामने आ चुकी है। रिपोर्ट आप देखिए। कोसी में उफान, कैसे बचेगी जान? दरभंगा से मोतिहारी, जनता मुसीबत की मारी। क्या बिहार फिर बाढ़ से होगा बेहाल? सहरसा की इन तस्वीरों ने यहाँ रहने वाले लोगों को खौफ में भर दिया। देखिए कैसे पानी का दबाव बढ़ते ही तटबंध टूट गया। कोसी में बढ़ते जलस्तर ने कई गांवों को समा लिया। यहाँ कोसी एक बार फिर से तांडव मचाने को तैयार है। पश्चिमी चंपारण की इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ का दंश एक बार फिर झेलने के लिए बिहार का ये जिला मजबूर है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ की चपेट में है। जिले के 2 प्रखंड रामनगर और कोनाहा बुरी तरह से प्रभावित है। के गुदगुदी पंचायत के पथरी गांव के समीप, और यहाँ पहाड़ी जो नदियां हैं अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं, जिससे आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से लोग अपना जान जोखिम में डाल के आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं नदी के ऊपर पुल नहीं है। ये कई वर्षों से इस समस्या को झेलते हुए लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज तक प्रशासन ने कोई मामले की संज्ञान नहीं ली, न यहाँ पुल बना। मधुबनी और सुपौल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दोनों जिलों में नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर हैं। मधुबनी में कोसी बराज से 4,14,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी तटबंध से सटे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव की भी किल्लत है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मधुबनी जिले में कमला कोसी बलान खतरे के निशान के पास है। सुपौल जिले का मरौना, निर्मली, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, सुपौल सदर प्रखंड भी बाढ़ की चपेट में है।
हर साल बाढ़ का दंश झेलने वाले यहाँ के लोगों के दर्द का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर घर से आ रहे हैं हम लोग। कब से ये परेशानी हो रही है? 2 दिन से हो रहा है सर। नौ यहाँ है? नौ नहीं है सर, नौ कहाँ कोई दे रहा है, कोई देखने वाला नहीं है तो नौ कहाँ से देगा। क्या नाम हुआ बाबा, कहाँ से आ रहे हैं? विनायक यादव। विनायक यादव, कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं। मतलब नौ की व्यवस्था यहाँ नहीं है? कोई चीज का व्यवस्था नहीं है सर। बच्चे लोग को ऐसे ही ले जा रहे हैं? ऐसे ही ले जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर से कोई इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं है। बिहार के शिवहर और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। मुजफ्फरपुर के कई गांव बाढ़ के पानी में समा गए। बिहार को बाढ़ से कब छुटकारा मिलेगा, ये सवाल ऐसा है जो हर साल यहाँ की जनता पूछती है। ना तो इसका जवाब मिलता है और ना ही राहत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात महाराष्ट्र की। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। सांता क्रूज के होटल गैलेक्सी में आग लगी है। भीषण आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। 5 लोग जो कि गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। पहली कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग काफी डरे हुए हैं, लोग काफी सहमे हुए। और सांता क्रूज का ये जो पूरा इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाकों में इसकी गिनती होती है। और वहां से एक बड़ी खबर यह है कि होटल गैलेक्सी में आग लगी है। आग किन कारणों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 लोगों की मौत हो गई है और आप देख सकते हैं कि ऊपर के फ्लोर्स में आग लगी है। हालांकि इस वक्त वहां पर बारिश भी हो रही थी, यही कारण है कि आग पर काबू पाने में थोड़ी बहुत मदद ज़रूर फाइटर्स को यहां पर मिली। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखें, और इस आगजनी की इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। आग किन कारणों से लगी है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन काफ़ी नुकसान इससे ज़रूर हुआ है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। स्कूल में धार्मिक नारे के मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। आरोपी टीचर मोहम्मद फारूक को सस्पेंड किया गया। प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था धार्मिक नारा। प्रिंसिपल और टीचर ने बच्चों को पीटा था। अब कार्रवाई भी की गई है। आरोपी टीचर और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहम्मद हाफिज और फारूक जो टीचर है उसे सस्पेंड किया गया। छात्रों का प्रदर्शन भी वहां दिखा था। हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से छात्र आक्रोशित हो गए थे और उसके बाद कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड किया गया। ब्लैक बोर्ड पर धार्मिक नारा लिखने का ये मामला था। और भाई मऊ के गर्ल्स कॉलेज में डांस पर बवाल हो गया। बुर्के में छात्राओं ने डांस किया। हिंदू जागरण मंच ने मुकदमा दर्ज कराया। कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की है। कॉलेज प्रशासन पर मामले में पर्दा डालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बुर्के में छात्राओं ने डांस किया तो बवाल हो गया। हिंदू जागरण मंच ने मुकदमा दर्ज कराया है और मामले में एक्शन की मांग की जा रही है और एक्शन के तौर पर कॉलेज की मान्यता को रद्द किए जाने की मांग। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। बुर्के में डांस को लेकर ये ऑब्जेक्शन। मऊ का ये गर्ल्स कॉलेज जहां पर बुर्के में डांस किया गया। मऊ के गर्ल्स कॉलेज में डांस पर जमकर हुआ बवाल और कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। मऊ के गर्ल्स कॉलेज में ये बुर्के में अब छात्राएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं। ये मऊ का गर्ल्स कॉलेज है जहां पर बुर्के में डांस पर बवाल हो गया। तो ये मऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गर्ल्स कॉलेज में बुर्के में डांस पर बवाल और मामले में अब कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आपको कई छात्राएं नजर आ रही हैं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ है और बुर्के में डांस वो कर रही हैं। अब बुर्के में डांस पर ये किस तरह का ऐतराज है इसको लेकर भी स्पष्ट आपको जानकारी आपसे कुछ ही देर बाद देंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मऊ के गर्ल्स कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां पर डांस करने पर बवाल हुआ। देखिए मुजफ्फरनगर में थप्पड़ कांड के बाद माहौल गर्म है तो मऊ में बुर्के में छात्राओं के सामूहिक डांस के वीडियो से बवाल मचा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा, जिसके बाद हिंदू छात्र की इतनी पिटाई की गई कि वो अस्पताल पहुंच गया। अब लेक्चरर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन हिंदू संगठनों का विरोध अब भी जारी और छात्र भी विरोध जता रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है जहां पर आप देखेंगे एक शिक्षिका एक बच्चे के साथ में जो व्यवहार कर रही है उसके कारण उसकी आलोचना भी हो रही है। साथ ही साथ धर्म विशेष को लेकर की गई उसकी टिप्पणी, बच्चे के साथ ही बेरहमी। मऊ में बुर्के में डांस और कठुआ में जय श्री राम पर ऐतराज और बच्चे को इतना पीटा कि पहुंचा दिया अस्पताल। ये 3 तस्वीरें आपके सामने।